आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट हो, गूगल में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हो, या प्रॉपर टेकी। Like good health is the foundation of a good life और health is all what you have got। कि उन्होंने 30 मिनट वॉक कर लिया तो शायद वो हेल्दी रहेंगे। हेल्थ को डिफाइन कैसे करोगे? मोस्टली दुनिया क्या करती है कि वो उनको समझ में आता है कि अगर वो डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेडिकेशंस आ गई है, सर्जरीज आ गई है कि अब लोगों का लाइफ स्पैन बहुत बढ़ गया है। जनरली अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप एनर्जेटिक रहोगे। ही इज अ बिग डॉक्टर ऑफ एम्स। तो उन्होंने मुझे एक बहुत शॉकिंग चीज बताई कि जब वो कॉलेज में थे तो उनको सिखाया जाता था कि कोई भी पेशेंट आएगा तो ये पूछना है कि पेशेंट का स्लीप कैसा है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके बॉडी के हर ऑर्गन को इम्पैक्ट, हर बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे वे में भी इम्पैक्ट करती है, बहुत बेकार वे में भी इम्पैक्ट करती है। हाय, आई एम विशाल जौहरी। आई एम एन आईआईटी एंड आई एम ग्रेजुएट। मैं अपने साथ 20+ इयर्स का कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस लेके आता हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक ऑथर भी हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ और मेरा ये मानना है कि हम सब लोग किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ उनसे मैंने काफी चीजें सीखी हैं, शायद कुछ चीजें मैंने भी उनको सिखाई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन कन्वर्सेशंस को मैं डॉक्यूमेंट करूं और आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगे, हो सकता है इनसे आपको कोई इंसाइट्स मिले, हो सकता है आप इनके साथ रिलेट कर पाए, और ये भी हो सकता है कि इन कन्वर्सेशंस के कारण हम लोग आपस में जुड़ पाए। जिस तरह की जिंदगी आज का इंसान जी रहा है वो आसान नहीं है। किसी को प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज हैं तो किसी को पर्सनल लाइफ में काफी सारी तकलीफें हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ में काफी सारी इश्यूज चल रहे हैं। अगर इस तरह की दुनिया में एक आदमी होलिस्टिक लाइफ जीना चाहता है तो इस होलिस्टिक लाइफ के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? क्या एक अच्छी फिजिकल हेल्थ होना सफिशिएंट है? मेंटल हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है? एक अच्छी लाइफ में न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है, और ये सब सारे डिस्कशंस करने के लिए आज के मेरे गेस्ट हैं विजय शर्मा। विजय वैसे तो गूगल में एक टेक लीड है, आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट हैं, लेकिन विजय के बारे में जो सबसे मुझे बात अच्छी लगती है वो ये है कि विजय जो भी बात करते हैं वो डेटा बैक्ड होती है और साइंस बैक्ड होती है। तो आज का हमारा ये डिस्कशन विजय के साथ है। ये डिस्कशन थोड़ा लंबा है, तकरीबन 2 आवर्स का है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। तो अब हम चलते हैं इस डिस्कशन के पहले पार्ट की तरफ। हाय विजय, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। मुझे मालूम है तुम काफी बिजी चल रहे हो आजकल, काफी ट्रैवलिंग रहती है, जॉब इज टेकिंग यू टू प्लेसेस, तो पर टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच। नो, थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। मुझे लगता है कि हेल्थ पे अवेयरनेस फैलाना मेरी लाइफ का एक और पर्पस है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। श्योर। विजय, हम लोग आज से 1.5 साल पहले मिले थे पहली बार, मुझे ध्यान आता है। तुम्हारा एक सेशन था जो मैंने अटेंड किया था, और उसके बाद से हम लोग हर वीकेंड बात करते हैं हेल्थ के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी एंड एज वेल एज यू। तो मुझे बहुत इंसाइट्स मिली पिछले 1.5 साल में, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि, और शायद कुछ दिनों से ज्यादा लगने लग गया कि अगर हम अपनी बातचीतों को थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में ही लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में अगर रिकॉर्ड कर पाए तो पॉसिबली इस कन्वर्सेशन को जो लोग देखेंगे और सुनेंगे उनको हेल्थ के बारे में कुछ नई इंसाइट्स मिलेंगी जो शायद पहले ना हो, एंड इट माइट चेंज देयर लाइफ इन अ बेटर वे। तो यही इस थॉट के चलते ही तुमसे बात करी, एंड देन आई थिंक वी आर रिकॉर्डिंग दिस टुडे। तो आई थिंक विद दिस प्रेमिस सेट लेट मी बिगिन। तो सबसे पहला जो चीज मेरे दिमाग में आती है तुम्हारे बारे में जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ, और वेरी स्ट्रेंजली हमने बहुत चीजों के बारे में बातें करी हैं, पर मैंने तुमसे कभी ये नहीं पूछा कि यू आर, आई नो, आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट हो, गूगल में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हो, या प्रॉपर टेकी मेरे तरह मैथ्स के बैकग्राउंड से हो। तो जो तुम्हारा ये ट्रांजिशन या जो मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स, या इंटरेस्ट का हो टुवर्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये कैसे शुरू हुआ? मतलब वाज इट एन ऑर्गेनिक प्रोसेस और जस्ट वन फाइन डे कुछ समथिंग चेंज विद इन यू एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या ये मूवमेंट शुरू किया तुम्हारा हेल्थ और न्यूट्रिशन की तरफ? तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ओके, एक्चुअली लेट मी ट्राई टू रिकॉल। तो मुझे क्या है, बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, और जैसा आपने बताया कि हम दोनों का मैथ्स बैकग्राउंड है, तो हम चीजों को, फंडामेंटल्स को समझने की बहुत कोशिश करते हैं। हम एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, डेफिनेटली अपने करिकुलम की बुक्स तो पढ़ता ही था, बट फिर सक्सेस पे, हैप्पीनेस पे बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहता था। और उन सब में एक कॉमन थीम था, लाइक गुड हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड लाइफ, और हेल्थ इज ऑल व्हाट यू हैव गॉट। और बेसिकली आपको इस बॉडी और माइंड के साथ पूरे जीवन भर जीना है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
जब सेम थीम बार बार आ रही होती है तो आपका ध्यान उन चीजों पे जाने लगता है। एंड देन जब वो बुक्स वर्ल्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई है तो आप समझने लगते हो कि मे बी दिस थिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तो मैं थोड़ा बहुत हेल्थ पे पढ़ने लगा और फिर मुझे समझ में आया कि ये इम्पोर्टेंट तो है ही, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस भी है। जनरली लोग हेल्थ को कैसे देखते हैं कि उन्होंने 30 मिनट वॉक कर लिया तो शायद वो हेल्दी रहेंगे, या हम्म उन्होंने अपनी डाइट से शुगर हटा दिया तो आई थिंक थिंग्स विल बी गुड, या फिर वो सैलेड्स खाने लग गए एंड ऑल, उनको डेफिनेटली फायदे देखने को मिलते हैं, बट हेल्थ ओवरऑल इन अ होलिस्टिक वे इज नॉट दैट इजी। इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। आपको आपका स्लीप का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम्म। की। एंड देन एक मेंटल हेल्थ पे तो लोग बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस है जो आपका डेली लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट वेज में इम्पैक्ट करता है। तो जब मैं ये सब पढ़ने लगा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। एंड देन मैं मैजिकल बेनिफिट्स देखने लगा जब मैं उन सारी चीजों को प्रैक्टिकल वे में फॉलो करने लगा। हम्म। तो फिर जब मेरे अंदर बेनिफिट्स देखने को मिले तो मेरे घर वाले भी सिमिलर चीजों को फॉलो करने लगे इन वन वे और द अदर, और उनमें भी बहुत खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखने को मिले। तो मुझे लगा कि मैं कुछ और चीजें समझता हूँ। मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस करना चालू किया अराउंड 2017 2018 टाइम फ्रेम। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर तभी से मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग टाइप के हेल्थ सेशंस भी लेता हूँ। इवन हम भी 1.5 साल पहले एक हेल्थ हम्म सेशन में ही मिले हम्म थे हम्म एंड देन उसके बाद हमारा रेगुलरली बात होना हम्म चालू हुआ। तो अब मैं ये देखता रहता हूँ कि ये हेल्थ सेशंस भी लोगों को बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं, और जो जो लोग उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं उनको मैजिकल बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो आई थिंक द इंटेंट बिहाइंड इवन ऑल द डिस्कशंस व्हिच वी आर डूइंग टिल नाउ अराउंड डिफरेंट हेल्थ सेशंस और इवन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि वो जो मैंने सीखा है मैं लोगों को समझा पाऊं एंड देन उससे फिर हम पूरी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा पाए। श्योर। तो आई थिंक ये चीज तो समझ में आ गई कि इट हैज बीन एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि एक दिन यूरेका हुआ और लाइफ चेंज हो गई। तो इट हैज बीन एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड। तो यस। टॉकिंग अगेन अबाउट, तुमने बात करी फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बारे में, तो पहली चीज तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही चलते हैं कि हेल्थ को डिफाइन कैसे करोगे। मतलब हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ, या हाउ शुड वी डिफाइन हेल्थ, एंड हेल्थ के क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। ओके, या दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली जनरली हम पहले ये समझते हैं कि दुनिया हेल्थ को कैसे देखती है। मोस्टली दुनिया क्या करती है कि वो उनको समझ में आता है कि अगर वो डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी है। ओके, या फिर वो वॉक कर पा रहे हैं अच्छे से तो शायद वो हेल्दी है, बट हेल्थ इतना आसान नहीं है। बेसिकली मेरे हिसाब से हेल्थ के दो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि डिजीज फ्री होना इज क्वाइट गुड, बट आप जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं आप वो कितना अच्छे से कर पा रहे हो। क्या आप पूरा एनर्जेटिक वे में कर पा रहे हो, क्या आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्या आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड इज क्वाइट गुड, आपका कॉग्निशन कैसा अच्छा है, आपका बिहेवियर मूड एंड ऑल दोज थिंग्स आर कितने अच्छे तरीके से आप वो सारी चीजें जो डेली एक्टिविटी में आप करते हो वो सब कर पा रहे हो, विच इज बेसिकली योर हेल्थ स्पैन। तो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं है। आप जितनी भी गतिविधियां दिन में करते हो वो अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। देन द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज कि आप कितने लंबे टाइम तक ये सब कर पा रहे हो। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर लाइफ स्पैन, कि कितना लॉन्जेविटी आप रख पा रहे हो। जो आपका डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आप कितने लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाओगे। तो हेल्थ इज, मैं हेल्थ को वैसे देखता हूँ। जब हम इनके कंपोनेंट्स पे आएंगे अब, तो इवन फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे मैंने ही कुछ इसके 4 कंपोनेंट्स में हेल्थ को डिवाइड किया है। हम मोटा मोटा उसका एक ही कंपोनेंट देख रहे होते हैं, फिजिकल हेल्थ, तो सबको पता होता है कि आपका एंड्योरेंस कैसा है, आपका स्टेमिना कैसा है, क्या आप हम्म डिजीज फ्री हो, आपका इम्यूनिटी कैसा है। फिर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इज मेंटल हेल्थ, जिन पे लोग बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, है ना। लेकिन वो भी बहुत इक्वली इवन इन मैनी केसेस मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ का। एंड देन फिर मुझे लगता है कि दो और कंपोनेंट है, वन इज सोशल हेल्थ, कि आपके कितने क्लोज रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ और उनका क्वालिटी कितना अच्छा है। मतलब कई बार क्या हो जाता है कि लोगों के सोशल मीडिया पे 2,000 फ्रेंड होते हैं, 5,000 फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बट दैट इज नॉट योर सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ इज कि आपके जो फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप्स है, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है, उनका क्वालिटी कितना अच्छा है। और चौथा इज फाइनेंशियल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल मनी इज अ वेरी बिग थिंग। अगर
आपके मनी प्रॉब्लम्स या फाइनेंस प्रॉब्लम्स आपको रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस्ड रख रहे हैं, आपको मेंटली ऑक्यूपाइड रख रहे हैं, तो वो भी आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगेगा, डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करने लगेगा। तो एज पर मी दीज आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। श्योर, अभी हम इन हेल्थ के कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। एक चीज और भी थी कि हेल्थ जो होती है वो टिपिकली हम 20s 30s 40s और फिर 70s 80s तक जाते हैं। तो क्या कुछ चीजें इसमें हैं जो कॉन्स्टेंटली सेम रहती हैं, या कुछ चीजें हैं जो बदलती हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती इवन एज यू ग्रो ओल्ड? ओके, सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें बदलती रहती है। अगर हम देखें कि जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो हम बहुत एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी एक ग्रोथ फेज में हो रही होती है। फिर प्यूबर्टी आती है, हमारे अंदर और चेंजेस देखने को मिलते हैं अराउंड 10 से 12 साल की उम्र में, और लगभग 25 से 30 साल तक हम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी मसल्स डेवलप हो रही होती है, हमारी बॉडी का साइज बड़ा हो रहा होता है, इवन हमारा बोन मिनरल डेंसिटी, बहुत सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे बढ़ती रहती है। बट आई फील कि अराउंड 25 to 30 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पे हम हल्के हल्के चेंजेस देखने लगते हैं कि हम पहले बहुत लीन होते हैं, अब ऑटोमेटिकली हल्की हल्की ओबिसिटी आने लगती है, हमारे मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगता है, स्ट्रेस लाइफ में क्रीप करने लगता है बिकॉज मे बी आइदर जॉब रिलेटेड इश्यूज और बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, और हम इतना ध्यान नहीं देते। बट अराउंड 40 to 50 हमको साफ साफ दिखने लगता है कि हमारा मसल मास काफी गिरने लगा है, हम और ओबीज होने लगे हैं। तो इवन फॉर एग्जाम्पल इसमें जेंडर का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फीमेल जब मेनोपॉज में आती है तो एकदम से उनको बोन मिनरल डेंसिटी काफी पावरफुल वे में गिरता रहता है और उनको बॉडी में अलग अलग टाइप के चेंजेस दिखने को मिलते हैं। देन इवन अराउंड 60 70 इज मोर अबाउट इंडिपेंडेंस और वाइटेलिटी, कि लोग खुद को इंडिपेंडेंटली भी हैंडल करना बंद कर देते हैं। और मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज जो रियलाइज करी कि जो लोग हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज, जो हम डेफिनेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो उनमें ये चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल जो 30 साल में नॉर्मल लोगों को देखने को मिलता है, वो उसको डिले कर पाते हैं 10 से 20 साल, कि वो 50 साल तक बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। उनका स्टेमिना बहुत अच्छा रहता है, उनका एंड्योरेंस बहुत अच्छा रहता है, उनका मसल मास वो प्रिजर्व कर पाते हैं। तो दैट इज वेरी वन इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने देखा, कि अगर आप हेल्थ का बेसिक सिंपल चीजों से अच्छे से ध्यान रखोगे, तो जो आपको इश्यूज देखने मिलने वाले हैं 30 40 साल में, हो सकता है वो 60 70 साल में देखने को मिले। आप 80 से 90 साल तक बहुत इंडिपेंडेंटली अपनी बॉडी को मैनेज कर पाओ और डिजीज फ्री रह पाओ। तो दैट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर मी। गॉट इट। तो एक चीज जो मुझे इसमें से समझ में आई वो ये है कि चाहे आप 20s में हो, चाहे आप 70s में हो, यू हैव टू बी ऑलवेज कॉग्निजेंट ऑफ योर हेल्थ। अगर आप हेल्थ यस। अपनी पे ध्यान रखोगे, अवेयरनेस रखोगे, तो देयर इज अ गुड चांस कि आप एजिंग स्लो होगी प्रोबेबली, एंड यू विल ऑल्सो रिमेन हेल्दी, और आप हर उम्र में अच्छे रहोगे, आपका मन खुश रहेगा, आप ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे। तो अवेयरनेस आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट। यस। अवेयरनेस से एक चीज याद आई कि जैसे मैंने शायद तुम्हें बताया भी है कि मेरी मदर डायबिटिक है। ठीक है, शी इज इन टू ओके। हर 70s, शी इज डायबिटिक, और उनको मीठे का बहुत शौक है। डायबिटीज है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो शी उनको रोज खाने के बाद भी मीठा खाना ही है, क्योंकि खाने के बाद मन करता है। और हम लोग उनको मना करते हैं कि भाई आप मीठा कम खाओ, तो वो हमेशा उनका एक आर्गुमेंट रहता है कि भाई अब मेरी तो उम्र निकल चुकी है, अब मुझे क्या करना है, जी क्या है, तो भगवान के पास ही जाना है। जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं जो 20s 30s 40s में, उनसे बात करो तो उनका भी मोरलेस ये आर्गुमेंट रहता है कि ठीक है भाई, अभी 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 यंग टाइम है, अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कैसे लाइफ जिएंगे, बुढ़ापे में तो वैसे भी सब चीजें छोड़ देनी है, तो अभी आज एंजॉय कर लो। तो हमेशा ये एक बड़ी अजीब सी डायकोटमी मैं लोगों में देखता हूँ, हिंदुस्तान में या अपने फ्रेंड्स में खास तौर पे, कि दो वन माइट फील कि एवरीबॉडी इज एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, वी डोंट टेक मेजर्स टुवर्ड्स इट। तो ये एक तरह का मतलब कहना मुश्किल है क्या इट्स अ ब्लाइंड साइटेडनेस या क्या है। तो ये जनरल लेथार्जी क्या तुमने भी देखी है लोगों में, और अगर ऐसा है तो इज इट रियली, मतलब हाउ डीपली एनग्रेन्ड इज इट इन आवर सिस्टम? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओके, इट? आई थिंक जब आप बात भी कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि इसके जो आंसर्स हैं वो, मतलब हमको अलग अलग वे में चीजों को समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें इवोल्यूशन के साथ आई, कुछ चीजें साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से जो मेरे दिमाग में आ रहा है समझाने की कोशिश करता हूँ। हम 2 मिनट इवोल्यूशन को भी समझते हैं। श्योर। लाइक अगेन बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड बनने लगा, स्टार्स बनने लगे, पृथ्वी बनी एंड ऑल, वो सब हो ही रहा था। बट हम
फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड देन हम देखते हैं कि जब इवन इंसान बनने लगा तो हम मोस्टली फॉरेजर्स थे। हम मतलब हंटिंग करते थे, हम फूड को गैदर करते रहते थे, बहुत लंबे टाइम तक हमको फूड भी नहीं मिलता था। ओके, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हमको प्रेडेटर से हमको सर्वाइव करना पड़ता था। इट वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो काफी सारी चीजें जेनेटिक्स ने डिसाइड करी इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन कि भाई खाना इतना इजीली मिल नहीं रहा है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हमको बहुत एक्टिव रहना पड़ रहा है। उसके लिए हमने मसल्स बनाई, हमने अलग अलग टाइप के हमारी बॉडीली चेंजेस देखने को मिले। फायर का इन्वेंशन हुआ तो हम खाने को कंपैरेटिवली हमारे दांत छोटे होने लगे, हम पेड़ों से नीचे आने लगे, हम दो पैरों पे चलने लगे, हमारा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन होने लगा। बट बॉडी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बनाया कि अगर आपको जब भी अबंडेंस में खाना मिलता है तो बॉडी उसको स्टोर करने लगेगी इन फॉर्म्स ऑफ फैट। और लिटरली अगर मैं 100 साल पहले तक भी जाऊं तो जो बड़े इश्यूज थे वो डायबिटीज या हार्ट डिजीजेज या फिर कैंसर ये सब नहीं था जो आज की जनरेशन में हम देखते हैं। जो मेजर इश्यूज थे उस टाइम पे वो था वार, फेमाइन, प्लेग। तो बॉडी का जो बहुत अच्छा इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म था कि जब भी अबंडेंस में कुछ मिलेगा हम उसको स्टोर करने लगेंगे। बट अभी के जो मेजर इश्यूज हम देख रहे हैं, वन इज बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। हमारा एक्टिविटी अब कम हो गया है। जैसे अगर मैं हंटर गैदरर्स की भी बात करूं, आई थिंक यू कैन फाइंड स्टिल हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका, कालहारी में, हाजडास में एंड ऑल। तो वहां पे साफ साफ देखा जाता है कि वो कंपैरेटिवली लीन रहते हैं, वो ओबीज नहीं होते हैं और वो बहुत हम्म। एक्टिव होते हैं। उनके डेली जो स्टेप्स होते हैं वो 10 से 15 हजार होते हैं। जबकि जो अर्बन सिटीज है इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की, वहां पे सिर्फ डेली स्टेप्स अब 2000 से 4000 रह गए लोगों के। तो हमारा एक्टिविटी कम हो गया है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। इवन अब फूड बहुत अबंडेंस में मिल गया है, आपको घर में ही बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप फ्रिज के पास जाओगे, इवन आप देखते हो कि स्नैक्स तो पूरे घर में फैले रहते हैं। आप बिल्कुल जैसे फोन उठा के स्क्रॉल करने लग जाते हो, वैसे ऑटोमेटिकली आपका हाथ स्नैक्स पे चला जाता है और आप उसको मंच करने लग जाते हो। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज विच हैज हैपेंड इज हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आया है। चीजें अबंडेंस में मिलने लगी और हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो गया है। उसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां देखने को मिली है। दूसरा जो चीज, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जैसे अगर 100 साल पहले भी हम जाएंगे तो एवरेज एज बहुत कम होता था, 30 से 50 साल रहता था। हम्म। इवन आपने देखा होगा कि हमारे जो दादी नानी होते थे वहां पे पांच पांच छह छह भाई बहन होते थे, एक दो भाई बहन तो जिंदा भी नहीं रह पाते थे। ओके, एब्सोल्युटली, हाँ हाँ। तो लेकिन अभी क्या हो गया है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेडिकेशंस आ गई है, सर्जरीज आ गई है कि अब लोगों का लाइफ स्पैन बहुत बढ़ गया है। हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं है, बट जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बढ़ गया है। तो अब जो हम बीमारियां देखते हैं वो बेसिकली स्लो डेथ है। कि आपको हार्ट डिजीज 30 से 40 साल में होंगे, डायबिटीज 25 साल 30 साल में आंखें खराब करेगी, किडनी खराब करेंगी एंड ऑल। तो साइंस ने तरक्की करके हमारा बहुत फायदा तो किया है, लाइफ स्पैन तो बढ़ाया है, लेकिन जो हेल्थ के प्रति लोगों का अप्रोच हो गया है वो रिएक्टिव हो गया है। अब वो प्रोएक्टिव नहीं रहा है। हम रेगुलर बेसिस पे हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। हमको लगता है कि जब भी कोई हेल्थ का इश्यू आएगा हम दवाइयों पे रिलाय कर लेंगे, हम बेसिकली सर्जरीज करा लेंगे और हम वापस से अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। क्योंकि जो हम गेम्स हम खेलने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ऑड है जानना, बट अब हम वो गेम्स नहीं खेलते हैं जो नेचर ने हमारे लिए बनाए थे। जैसे एक बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट बुक पढ़ा था मैंने, व्हाई जीब्रा डोंट गेट अल्सर्स बाय रॉबर्ट सपॉल्स्की। उस बुक का जो मेन कंटेंट था वो ये ऐसा था कि जीब्राज या जो हमारे हंटर गैदरर्स है वो अभी भी वही गेम खेल रहे हैं जो पहले डिफाइन थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनको खाना ढूंढना पड़ता है, उनको अपने जीन्स प्रोपोगेट करने पड़ते हैं। बट जो अब हम खेलते हैं गेम्स वो है पावर के, वो है मनी के, वो है स्टेटस के। और हमारा मेन फोकस उन गेम्स पर रहता है कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई करेगा, वो कितना ज्यादा कमाएगा, वो काफी सारी चीजें डिक्टेट कर रही होती है। और काफी केसेस में ये क्रॉनिक स्ट्रेस भी लीड करता है। लेकिन जो इन्हीं चीजों की वजह से हमारा अब जो हेल्थ के प्रति अप्रोच है, हमारा हेल्थ प्रायोरिटी नहीं रहा है। ओके, एक तो ये है। हम्म। दूसरा जो इसका आंसर होगा वो साइकोलॉजी में भी हम ढूंढ सकते हैं कि वी गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। ओके, राइट। हमको जो चीजें हाथों हाथ खुशी देगी या हाथों हाथ दुख देगी उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने चॉकलेट रखी है तो मैं उसको उठा के खा लूंगा और फिर मेरी बॉडी डोपामिन रिलीज करेगी, एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, सिमिलरली मैं फोन उठा के स्क्रॉल करने लगूंगा तो मुझे लग रहा है कि वो एक डोपामिनर्जिक एक्टिविटी है, मुझे खुशी हम्म। मिल रही है उससे।
लेकिन अगर मेरे सामने चाकू रखा है, उससे मेरा हाथ कट सकता है, मैं तुरंत हाथ हटा लूंगा वहां से। तो ये तो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बट जो चीजें हमारा नुकसान 20 से 30 साल में करेगी, कि भैया अगर मैं रेगुलरली शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहने लगा है, तो ये 20 से 30 साल में मेरी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। इवन जो हार्ट डिजीज भी होता है या अलग टाइप की जो बीमारियां हम अभी देखते हैं, फैटी लिवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हो गए, डायबिटीज हो गए, ये सब स्लो डेथ कॉज करती है। तो हमारा दिमाग इनको समझ नहीं पाता, बट ये धीरे धीरे आधा 1% कैल्सिफिकेशन आर्टरीज में होता रहता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो बॉडी उनको इतना इजीली समझ नहीं पाती। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और इवन एक और चीज जो मैंने देखी है, कि जिन चीजों को हम हेल्दी हैबिट्स बोलते हैं सोसाइटी में, लोगों को लगता है कि वो पनिशमेंट है, कि भैया हम्म। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली, आपको हाँ हाँ। शुगर आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो आई फील कि बेसिकली इवोल्यूशन की वजह से भी, साइंस की तरक्की की वजह से भी हमारा जो अब हेल्थ के प्रति रिएक्टिव अप्रोच आ गया है, कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसी है जो इन लिथार्जीज को या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ हमको ले जाती है और हेल्दी हैबिट से हमको दूर ले जाती हम्म। है। तो दैट इज व्हाट आई एम एबल टू थिंक ऑफ, एंड देन देयर कैन बी हंड्रेड ऑफ अदर रीजंस आल्सो। हाँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी बात से वही ख्याल आया कि शायद हम एवोल्यूशन से गुजर चुके हैं, पर आई थिंक ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हमारा ब्रेन शायद इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि अब अभी भी हम नियंडरथाल मैन नहीं है कि अभी हमें खाना मिल जाएगा 6 घंटे बाद दोबारा। तो शायद जो मेरे दोस्त यस बोलते हैं कि भाई जो अभी मिला है खा लो, वो सोच वही है कि पता नहीं नेक्स्ट फूड मिले ना यस, मिले। जबकि ट्रू रियलिटी चेंज ट्रू हो ट्रू, चुकी है, खाना मिल जाएगा 6 घंटे बाद, बट वी डोंट एग्जैक्टली। एक्सेप्ट दैट। हम्म। चलो, यस। इंटरेस्टिंग। एंड आई एम श्योर जो ये हेल्थ के प्रति लेथार्जी है, ये इट इज नॉट एन इंडियन थिंग। व्हाट डू यू थिंक? या इट इज अ यूनिवर्सल थिंग? क्या लगता है तुम्हें? या इट इज वेरी इंडियन इन नेचर? नो नो, आई थिंक ये जो चेंजेस हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ये सारे कल्चर्स में देखे जाते हैं जहां पे भी हम्म। मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड अबंडेंस। बेसिकली हाँ। इवन इंडिया में तो क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, और यहाँ पे फाइनेंसेस के इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। हम्म। आवर पॉपुलेशन इज लाइक 140 हम्म। टू 150 करोड़। तो हम्म। यहाँ पे हमारे पास हेल्थ का डेटा भी इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है। ओके, बट आई स्ट्रांगली फील कि अगर सिर्फ मतलब लॉट ऑफ इंडियंस आर जस्ट वन टेस्ट अवे फ्रॉम डायबिटीज और फैटी लीवर और हम्म। कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, क्योंकि उन्होंने हम्म। कभी टेस्ट कराया ही नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि उनको वो इश्यूज हैं। और इवन दैट वाज अ शॉकिंग लर्निंग फॉर मी। श्योर। बट जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज, यूएस में रेगुलर बेसिस पे टेस्ट वगैरह होता है, वहां पे भी ओबेसिटी, जितने भी इश्यूज इंडिया में देखे जाते हैं अराउंड बेसिकली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज एंड ऑल, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इवन थायराइड ग्लैंड के इश्यूज, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसीज एंड ऑल, ये वहां पे भी देखे जाते हैं। और दिस इज लाइक दिस इज यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल द प्लेसेस वेयर लाइफ स्पैन बढ़ गया है लेकिन हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ पा रहा है। गॉट इट। तो बेसिकली इट्स अ ह्यूमन थिंग, कांट हेल्प इट वाली यस बात है। यस। या चलो, अब हम जो तुमने कुछ हेल्थ के कंपोनेंट्स की बात करी उस पे अब हम आते हैं। आई थिंक व्हाट यू हैड टॉक्ड अबाउट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो फिजिकल हेल्थ के क्या तुम्हारे हिसाब से की कंपोनेंट्स हैं या ब्लॉक्स हैं जो तुम कहोगे विच काइंड ऑफ एड अप एंड मेक फिजिकल हेल्थ? लेट मी थिंक अबाउट दिस। तो फिजिकल हेल्थ जिसमें हम हमारे बॉडी के डिफरेंट अडेप्टेशंस के बारे में बात करते हैं या बायोमार्कर्स के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि तीन मेजर चीजें हैं अगर जिन पे हम ध्यान दें तो फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी हो सकती है। और हम मे बी अप्रोच ऐसा रखते हैं कि हम प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा बात करते हैं, ओके, इंस्टेड श्योर। ऑफ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। तो मुझे लगता है कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकती है। सबसे पहला तो है आपका स्लीप। तो अगर हमारा स्लीप एडिक्वेट है तो वो बहुत मदद करेगा फिजिकल हेल्थ में। द सेकेंड इज बैलेंस न्यूट्रिशन। ओके। बॉडी को काम करने के लिए जिन भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, हमको उनको बैलेंस्ड वे में अपनी बॉडी को देना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रेगुलर एक्सरसाइज, कि बॉडी के जितने भी अडेप्टेशंस हैं उनको हम अच्छे से टारगेट करें वाया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ रेगुलर मैनर। तो ये श्योर। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच आर बेसिकली रिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ। गॉट इट। तो सबसे पहले तुमने जो बात करी वो थी स्लीप के बारे में। तो हम्म। पहली चीज तो ये है कि इस पे एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि व्हाट डज गुड स्लीप मीन? हम कहते तो हैं कि हमें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, लेकिन भाई ये अच्छी नींद भला क्या है, ये बताओ। ओके, इससे मतलब स्लीप को हम पहले उसका एक बार आर्किटेक्चर भी समझते हैं, तो फिर मैं श्योर। अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा कि श्योर। गुड श्योर। स्लीप क्या है। तो
जैसे हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि ये एक 8 घंटे या 9 घंटे का प्रोसेस है जिसमें हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं या हम कोमा में चले जाते हैं, बट स्लीप हकीकत में वैसी चीज नहीं है। स्लीप क्या है? ओके। आपकी स्लीप बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स है और हर साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं। तो जनरली अगर हम 8 घंटे की स्लीप पे भी बात करें तो ये 1.5 1.5 घंटे की साइकिल्स होती है। ओके, दीज आर ओके। डिफरेंट अल्ट्रेडियन रिदम्स ऑफ 1.5 आवर जो आपकी बॉडी ले रही होती है। और हर साइकिल में भी स्लीप के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लाइट स्लीप होती है, डीप स्लीप होती है, एक रैम स्लीप होती है, इसमें आपकी रैपिड आई मूवमेंट, रैम का मतलब होता है REM, रैपिड आई मूवमेंट। तो ओके। ये बेसिकली आपका जो स्लीप एक 8 घंटे या 7 घंटे या 9 घंटे का जो आप स्लीप रह रहे हो, इसमें अलग अलग साइकिल्स आपकी बॉडी ले रही होती है और इसके अंदर अलग अलग फेजेस भी आ रहे होते हैं। इवन हर फेज के अंदर लाइट को भी आप डिफाइन कर सकते हो 2 डिफरेंट पार्ट्स में, डीप स्लीप को भी आप डिफाइन कर सकते हो 2 डिफरेंट पार्ट्स में। तो एक तो स्लीप का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है। अब जब मैं अच्छी स्लीप पे बात करूं तो रेगुलर बेसिस पे साइंटिफिक वे में ये देखा गया है कि फॉर एग्जांपल जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब हम बिल्कुल एक सेल से जाइगोट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, हम्म। हमारा बॉडी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर वूम में, तो बच्चा पूरे समय सो ही रहा होता है। लाइक टिल 6 मंथ्स और सो हम 24 आवर्स सो रहे होते हैं, फिर बच्चा हल्की हल्की आंख खोलने लगता है। इवन जब हम दुनिया में भी आते हैं तब भी हम 16 से 20 घंटा एक बच्चा सोता है। धीरे धीरे वो कम होने लगता है, 15 घंटा, 13 घंटा, 11 घंटा। एंड अडल्टहुड में ये देखा गया है कि 7 to 9 आवर्स का क्वांटिटी इज अ गुड स्लीप। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका स्लीप का क्वालिटी कैसा है। ओके। इन 7 से 9 घंटे में आपके सारे फेजेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, ऑफ योर लाइट स्लीप, ऑफ योर डीप स्लीप एंड ऑफ योर रैम स्लीप। तो एक अच्छा स्लीप क्या है अडल्टहुड में? 7 to 9 आवर्स क्वांटिटी, एंड ओके। देन अराउंड क्वालिटी इट इज कि आपका जितने भी फेजेस हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए सही टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो स्लीप का फर्स्ट हाफ होता है उसमें डीप स्लीप ज्यादा आता है। ओके, जो स्लीप ओके। का सेकंड हाफ होता है उसमें रैम स्लीप ज्यादा होता है। और हमने बचपन से सुना है कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। तो हाँ। वो तो शायद सही नहीं है, बट जो हमारे विविड ड्रीम्स आते हैं वो रैम स्लीप में आते हैं। और क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द स्लीप में हमको रैम स्लीप ज्यादा आती है, तो इसीलिए मतलब जब हम उठने वाले होते हैं उससे पहले ही हमको विविड ड्रीम्स याद भी रहते हैं और ज्यादा आ रहे होते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे सुबह के सपने इसलिए सच हो जाते हैं एंड ऑल। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू दैट। तो ओके, दैट गॉट वाज इट। अबाउट मे बी अ गुड स्लीप या। चलो, अच्छा हुआ तुमने मेरा ये मिथ तोड़ दिया। मैं तो बड़ा खुश होता था कि मेरे को जो सुबह के सपने हैं वो सारे सच हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। चलो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आई दैट हैज नॉट बीन सीन इन द रिसर्चेज या। एम श्योर। अच्छा, एक मतलब ये तो चलो ठीक है, तुमने अच्छी तरह से बता दिया कि स्लीप, गुड स्लीप क्या होती है। पर अगर एक इंसान अच्छा सो चुका है तो उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ वो अच्छा सो चुका है? मतलब हाउ डू वी रियली नो कि ऑप्टिमम स्लीप हैज हैपेंड? हाउ हाउ ओके। कैन वन नो अबाउट इट? टेक्निकलिटीज वन एक तरफ है, पर वैसे अदरवाइज कैसे मैं जान सकता हूँ कि हाँ अ पर्सन हैज स्लेप्ट वेल? ओके, तो इसको पता करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन तरीका मुझे लगता है कि एक तो आपका क्वांटिटी ठीक है क्या स्लीप का, आप 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा सो रहे हो कि नहीं। एक तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितनी बार अवेक हो रहे हो उसमें, आपका स्लीप ऑनसेट टाइम कैसा है, आपको सोने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगता है दैट इज नॉर्मल। बट अगर आप बेड पे चले गए हो, आप सोना चाह रहे हो, आपको एक एक दो दो घंटा लग रहा है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। फिर ओके। आप कितनी बार बीच में उठ रहे हो और फिर वापस आपको सोने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर सुबह उठ के क्या आप थोड़ी सी देर के बाद आप ठीक फील करने लग गए हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि विदाउट द नीड ऑफ कैफीन, बिना कॉफी के आप दिन की सारी गतिविधियां कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। क्या आप पूरे दिन हम्म। एनर्जेटिक रहते हो, हम्म। आपका परफॉर्मेंस हम्म। कैसा रहता है, आपका मूड कॉग्निशन कैसा रहता है, आपको रेगुलर बेसिस पे कोई एलिमेंट्स तो देखने को नहीं मिलते हैं। ये भी काफी केसेस में स्लीप से रिलेटेड हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को ऑब्जर्व करनी चाहिए, एक तो उनका क्वांटिटी कैसा है, सोने ओके। में कितना टाइम लग रहा है, और वो क्या पूरे दिन अपनी सारी गतिविधियां अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं विदाउट द नीड ऑफ कैफीन। ओके, दैट इज वन वे। श्योर। आजकल विद द टेक्नोलॉजी एडवेंट, अब जितने भी ऐसे ये वेरिएबल्स हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी घड़ियां आती हैं। जैसे आपने देखा होगा वूप एक डिवाइस आता है, गार्मिन, एप्पल, गूगल पिक्सल वॉचेस। ये भी क्या कर सकती है, ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को
और आपके मोशन सेंसर्स को काम में लेके आपको एक स्कोर बता पाती है कि भैया आपका स्लीप कितना अच्छा था। जैसे मैंने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक टर्म बोला, तो हम ऐसा सोचते हैं कि 60 बीट्स पर मिनट का मतलब है कि हर 1 सेकंड में एक बीट हो रहा है, बट वो सही नहीं है। आपका हर बीट का भी ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। कोई 900 मिली सेकेंड हो सकता है, कोई 1100 मिली सेकेंड हो सकता है। तो ये वेरिएबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अंडरस्टैंड रिकवरी। और बेसिकली एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बेसिकली ये बताता है कि आप कितने काम हो, कितने रिलैक्स्ड हो। ओके। इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्लीप का क्वालिटी कैसा है। इट्स अ ओके ओके प्रॉक्सी टू नो योर स्लीप। तो आप वेरिएबल्स पे भी रिलाय कर सकते हो, आप वॉचेस पहन सकते हो। कई लोग बेसिकली रिंग्स पहनते हैं, कई लोग चेस्ट स्ट्रैप्स काम में लेते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को समझने के लिए। तो दोज आर आल्सो गुड मैकेनिज्म्स व्हिच पीपल कैन रिलाय ऑन। स्लीप का एक बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है। अगर किसी को लगता है कि लोगों को कुछ बड़े इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो देयर आर टेस्ट लाइक पॉलीसोम्नोग्राफी, जहां पे वो क्या कर सकते हैं, दे विल गो टू अ सेंटर एंड देन आपके सिर पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे, आपकी आई मूवमेंट को मेजर करा जाएगा, आपकी ब्रेन वेव्स को मेजर किया जाएगा, आपकी मसल टोन को मेजर किया जाएगा। एंड देन उससे वो पता कर सकते हैं आपको स्लीप इश्यूज है कि नहीं। तो इन ओके। जनरल सबसे पहला तो अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप 7 से 9 घंटा सो रहे हो, तो दैट माइट बी अ गुड स्लीप, हमको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे सोने में दिक्कत आती है, आपको मूड डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं, आप कम सो रहे हो, बीच में बार बार उठ रहे हो, आप काफी अराउज्ड फेज में चले जाते हो, और इवन फिर आपकी नॉर्मल लाइफ में उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, देन मे बी यू हम्म। शुड कंसल्ट अ प्रॉपर somnologist or a therapist or a psychologist, and they can help you with understanding lot more things about sleep. गॉट इट। हाँ। तो दो तीन चीजें जो सिंपल से समझ में आई वो ये है लेमन की भाषा में, कि अगर आप सुबह उठे हो और दिन भर आपको लग रहा है कि जो चीजें मैं नॉर्मली पीता हूँ, कॉफी चाय, उसके बिना भी अगर मैं दिन भर फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो इट्स अ गुड मार्कर कि पॉसिबली आप स्लीप अच्छी ले रहे हो। एक तो ये है। Yes. और दूसरा ये है कि जनरली अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप एनर्जेटिक रहोगे, एंड आपकी जो बाकी फैकल्टीज हैं, बाकी जो आपके दिन भर के चोर्स हैं, वो आप अच्छे तरह से कर पाओगे। दैट्स अ प्रिटी, एक सिंपल लेमैन भाषा में बोला जाए तो एक समझने का अच्छा पैरामीटर्स है। हाँ, 80 to 90% केसेस में दैट इज करेक्ट। एंड देन बेसिकली क्या हो हम्म। सकता है कि जैसे मैंने बात किया एनर्जी एंड परफॉर्मेंस पे, तो कभी कभार स्लीप कारण हो सकता है, कभी कभार न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी श्योर होना, विटामिन श्योर। B12 की डेफिशिएंसी होना। तो लाइक फॉर द सेम थिंग देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, बट स्लीप एक मेजर कारण हो सकता है। इवन मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिला था आई थिंक फ्यू मंथ्स पहले, ही इज अ बिग डॉक्टर ऑफ एम्स। तो उन्होंने मुझे एक बहुत शॉकिंग चीज बताई कि जब वो कॉलेज में थे तो उनको सिखाया जाता था कि कोई भी पेशेंट आएगा तो ये पूछना है कि पेशेंट का स्लीप कैसा है। और हमने भी अपने बचपन में देखा था कि हम्म। डॉक्टर बात करता था कि भैया स्लीप कैसा है आपका। बट इवन अब डॉक्टर्स इतने बिजी हो गए हैं कि वो स्लीप पे बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, वो हम्म। डायरेक्टली दवाइयां लिख देते हैं एंड ऑल। जबकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके बॉडी के हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है, हर हम्म। बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे वे में भी इम्पैक्ट करती है, बहुत बेकार वे में भी इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप 4 से 6 दिन भी ढंग से नहीं सोओगे, तो हो सकता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, आप प्री डायबिटिक हो जाओ। ये सब ओ। भी साइंस में रेगुलर बेसिस पे देखा हम्म। गया है। तो आई थिंक हम्म। स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन हाँ, अगर आपको कोई रेगुलर बेसिस पे इश्यूज देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका ड्यूरेशन भी अच्छा है, तो एंड दैट इज द केस विद 80 to 90% ऑफ द पीपल। ओकेजनल बैड स्लीप इज कंप्लीटली ओके, बट वो एक अगर रेगुलर बेसिस पे देखा जा रहा है, तो वी नीड टू वर्क ऑन फिक्सिंग इट, जो कि अर्बन सिटीज में अब देखा जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस्ड लाइफ एंड श्योर बिकॉज श्योर। ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वी डू ऑन रेगुलर बेसिस। या आई थिंक विल कम टू दैट इन अ मिनट। विजय, तुमने बात करी कि टिपिकली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, अगर अच्छी स्लीप है तो आई थिंक टिपिकली इट विल टेक मतलब केयर ऑफ एवरीथिंग। अब जैसे मेरी एक हैबिट है, हमेशा से रही है, कि जैसे जब मैं अगर छुट्टी पे हूँ, घर पे हूँ, तो खाने के बाद दोपहर में नींद मुझे आ जाती है और मैं 1.5-2 घंटा सो जाता हूँ। तो पहली तो, इज इट ओके टू स्लीप इन द आफ्टरनून फॉर से 1 hour or 2 hours? और अगर रात को मान लो आपकी 4-5 घंटे की नींद हुई समाओ, जैसे मुझे भी टिपिकली लगता है कि 7-8 घंटे की नींद मुझे दिन में चाहिए होती है। अब रात को मान लो मैं किसी दिन 4-5 घंटे सोया, सो पाया, तो अगले दिन 1.5-2 घंटे सो गए, और कई बार आलस में भी सो गए। तो ब्रॉडली, स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, इज इट अ ओके हैबिट और इट शुड बी टिपिकली अवॉइडेड? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत लोगों में देखा जाता है। तो हम्म।
फर्स्ट ऑफ ऑल 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इन द नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर हम नहीं सो पाए हैं रात को तो हमको उसको दोपहर में सो के रिकवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक विशेष साइकिल बना देगा। तो रिसर्चेज में ये बार बार देखा गया है कि दोपहर में पावर नैप लेना 15 से 25 मिनट की इज कम्प्लीटली ओके। कई बार ओके। जैसे आप हैवी फूड ले लेते हो तो एक एनर्जी में स्लम्प देखा जाता है, क्योंकि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंजेस होते हैं। तो उस समय अगर आप पावर नैप लोगे, या इवन कई लोग योग निद्रा या एनएसडीआर काम में लेते हैं उस टाइम पे, वो बहुत मदद कर सकता है। बट दोपहर में 1 घंटा 2 घंटा सोना, मान लो आप दोपहर में 2 से 4 बजे तक सो गए हो, तो वो रात को अगर आप 10 बजे सोने वाले थे तो अब वो रात की नींद को भी डिस्टर्ब कर देगा। अब 10 बजे की जगह आपको नींद आएगी 1 बजे 2 बजे, और फिर ये एक विशेष साइकिल बन जाएगी कि आप रात को रेगुलरली कम सोने लगोगे और दोपहर में 2 घंटा ज्यादा, मतलब 1 से 2 घंटा सोने लगोगे। और ये बार बार देखा गया है कि दोपहर की जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती जो रात की एक सिंगल 7 से 9 घंटे की होती है। तो द शॉर्ट आंसर इज पावर नैप्स इन आफ्टरनून आर कंप्लीटली ओके, बट रेगुलर हैबिट कि आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा सो रहे हो इज नॉट गुड, एंड इवन इट विल लीड टू सम बैड थिंग्स फॉर योर बॉडी। आप फिर रेगुलर एक हैबिट बना लोगे जो आपका ओवरऑल स्लीप का आर्किटेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। ओके, गॉट इट। तो योग निद्रा में मतलब एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है, मतलब कितनी लंबी होती है टिपिकली, और उसमें ऐसा क्या डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेगुलर स्लीप विच काइंड ऑफ इज ओके इन द आफ्टरनून इवन इफ वन वांट्स टू गो फॉर इट? ओके, तो योग निद्रा बेसिकली, या फिर एक एनएसडीआर भी आपने टर्म सुना होगा, नॉट स्लीप डीप रेस्ट, विच इज पॉपुलराइज्ड बाय एंड्रयू ह्यूबरमैन। ये दोनों ही बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान को काम में लेने चाहिए। आपने देखा होगा कई बार हमको रात को बहुत अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है, हमारा दिमाग हजारों बातें सोच रहा होता है कि अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मुझे ये फिनिश करना था। या फिर बेसिकली कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो जाता है जो बेसिकली आपके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में बार बार वो थॉट्स आ रहे होते हैं कि अरे यार ऐसा हो गया था, मैं इसको कैसे ठीक करूंगा एंड ऑल। तो आपका उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होता है। एक सिंपैथेटिक जो होता है आपका फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक जिसको बोलते हैं ओके। रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब आप काम हो जाते हो, रिलैक्स्ड हो जाते हो, तो बेसिकली सोने से पहले आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल काम हो जाने चाहिए हो, बिल्कुल ओके। रिलैक्स्ड हो जाने चाहिए हो। बट काफी केसेस में ये देखा जाता है कि लोग हाइपर अराउजल फेज में रहते हैं। ओके, इवन हम्म। बेसिकली जो एनवायरमेंट है, बहुत हैवी लाइट जो हम काम में लेते हैं, या हम जब कई बार स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं फोन पे, तब भी इवन ये साइंसेस में बार बार देखा जाता है कि कुछ सोशल मीडिया पे जो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, न्यूज की यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, ये सब हमको अराउज कर रही होती है। ओके, हम्म। तो योग निद्रा या एनएसटीआर क्या करता है, आपका हाइपर अराउजल फेज से आपको हटा के आपको काम या रिलैक्स बना देता है। जनरली आपने ओके। देखा होगा योग निद्रा में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स काम में लेते हैं, हम बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे कंसंट्रेट करने लगते हैं, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है। जिस चीज पे हम सोच रहे थे उसकी जगह दूसरी चीज पे। और जिस टाइप के ब्रीदिंग पैटर्न्स भी हम काम में लेते हैं वो भी बहुत पावरफुल है। जैसे एक फिजियोलॉजिकल साय करके ब्रीदिंग पैटर्न होता है जो एकदम से आपकी ओके। रेस्टिंग हार्ट रेट को कम कर सकता है और आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है, जिसमें हम्म। आप 2 इनहेल और एक लंबा एक्सहेल लेते हो। तो ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, अगर ये सबको काम में लेनी चाहिए। कई लोगों को अगर सोने में दिक्कत आ रही है या बीच में नींद खुल गई और फिर वो एक्टिव हो गए हैं एकदम दिमाग से, हम्म। तो उनको योग निद्रा या एनएसडीआर वो काम में ले सकते हैं। इवन दोपहर में भी ये बार बार देखा गया है कि योग निद्रा या एनएसडीआर करना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, आपकी ऐसी ब्रेन वेव्स को सक्रिय कर देता है जो आपको मोर अलर्ट बाद में बना देते हैं। जब आप वो करोगे तो आप काफी रिलैक्स्ड फील करोगे, आपको एकदम अच्छा लगेगा। बट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द डे आप काफी वापस एनर्जेटिक हो जाओगे, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो दीज आर वेरी पावरफुल टूल्स गॉट एंड इट, इवन आई गॉट। यूज दोज ऑन रेगुलर बेसिस व्हेन एवर नीडेड। श्योर। तो एक बार मैं अब न्यूट्रिशन पे मूव करना चाहूंगा, पर उसके पहले जस्ट टू समराइज स्लीप, क्योंकि आई थिंक इट इज बेटर टू समराइज हियर, क्योंकि हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं इट इज एक्सट्रीमली फुल ऑफ स्ट्रेस। मतलब कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वर्ल्ड लीडर्स हो, चाहे एथलीट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, वी ऑल लिव अ वेरी हेक्टिक लाइफ, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही मुश्किल सी जीवन है। सोशल मीडिया के साथ आई थिंक स्ट्रेस इज इंक्रीज मैनी फोल्ड। तो जस्ट टू समराइज स्लीप की क्या कुछ चीजें करनी चाहिए यू विल रिकमेंड जिससे कि नींद अच्छी आए एक इंसान? Okay, I think this is also a very important question, or I think even
इस पे भी हमको अच्छे से बात करनी चाहिए। मे बी आई विल ट्राई टू श्योर। एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स जो लोगों की मदद कर सकता है। और जो आपने बताया कि हम अब अलग टाइप के गेम्स खेलने लगे हैं, हम हम्म। पूरे समय स्ट्रेस्ड रहते हैं, हम सोशल वैलिडेशन को सीख कर रहे होते हैं, हम एब्सोल्युटली। पावर को सीख कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज देखे जाते हैं, और इवन कई बार क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाता है। सेम चीज हमारे दिमाग में महीनों तक, सालों तक चल रही होती है, और वो नींद को भी डिसरप्ट करती है। इट इज चिकन हम्म। एंड एग प्रॉब्लम, कि अगर आपका बेकार नींद होगा तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, मूड अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस्ड हो, तो आपका नींद खराब हो जाएगा। तो नींद को ठीक करने के लिए हमको कुछ चीजों का पक्का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको सेम स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। ओके, ओके। ओके। मतलब हमारी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है। मतलब आपने देखा होगा कि आपको सेम टाइम पे नींद आती है, आपको सेम टाइम पे भूख लगती हम्म। है, आप सेम हम्म। टाइम पे दिन पे अलर्ट रहते हो। कई लोग बोलते हैं कि मैं सुबह के टाइम पे ज्यादा अलर्ट रहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं रात के टाइम पे ज्यादा अलर्ट रहता हूँ। तो इवन स्लीप के अराउंड भी क्रोनो टाइप्स होता है। ओके, कि कुछ लोग बेटर होंगे अगर वो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। कुछ लोग लेट सो के लेट उठ के अच्छा काम करेंगे। ओके, और इवन प्यूबर्टी में भी ये देखा जाता है कि जब भी कोई बच्चे प्यूबर्टी हिट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो थोड़ा डिलेड वे में सोने लगता है। मतलब 2-3 घंटा लेट सोने लगता है, फिर ऑटोमेटिकली वो अपने रेगुलर स्लीप साइकिल में आ जाते हैं बेस्ड ऑन देयर क्रोनोटाइप। तो पहली बात तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये नियम सही नहीं है कि सबको जल्दी सोना चाहिए, सबको जल्दी उठना चाहिए। जो भी आपका ओके। रेगुलर रिदम है स्लीप का, आपको वो फॉलो करना चाहिए, बट वो स्केड्यूल सेम रहना चाहिए। जैसे आपने कई ओके। बार देखा होगा कि लोग वीकेंड पे तो लेट सोएंगे, और जैसे रोज वो 10 से 11 बजे सो रहे हैं 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड पे वो ऑटोमेटिकली 1-1, 2-2 बजे सोने लगेंगे। दैट इज हम्म। नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ओके। हमको ओके। सेम सर्केडियन रिदम पे हमारी बॉडी को रखना चाहिए। फिर इसी से एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज है लाइट एक्सपोजर इन द अर्ली फर्स्ट 1 और 2 आवर ऑफ द डे। हम जब भी सुबह उठे, हम सबको लगभग 15 से 30 मिनट सनलाइट में पक्का जाना चाहिए। ओके, वो ओके। सबसे पावरफुल चीज है जो आपके सर्केडियन रिदम को गवर्न करती है। इवन आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका एनवायरनमेंट, लाइट एक्सपोजर वगैरह भी काफी चीजें डिक्टेट करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज योर लाइट एक्सपोजर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। और एक और, जैसे स्लीप बेसिकली दो चीजें गवर्न करती है। एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन जो पाइनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, वो स्लीप को इंड्यूस करता है। और आपने ओके। सुना होगा कि एक और चीज होती है बॉडी की, एडिनोसाइन। ओके, जो अब हम्म। आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और हम जब भी कुछ या। कर रहे होते हैं हम एटीपीज बना रहे होते हैं। तो ये एडिनोसाइन भी जो बनता है, जब ये दिन में धीरे धीरे बढ़ता रहता है क्योंकि हम अलर्ट है, एक्टिव है, तो एडिनोसिन बढ़ता रहता है। ये भी स्लीप प्रेशर को इंड्यूस करता है। हम्म। तो जो सर्केडियन रिदम को गवर्न करने की चीजें हैं, मेलेटोनिन प्रोडक्शन अराउंड एंड ऑल, वहां पे लाइट एक्सपोजर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो जब भी आप सुबह उठो, 15 से 30 मिनट हमको सनलाइट में जाना चाहिए। हमको डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना है, वो हमारी आंखें खराब कर सकती है, बट सिर्फ ओके। सनलाइट में जाना ही विल डू अ मैजिक। श्योर। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सोने से लगभग 3 से 4 घंटा पहले हमको हमारा लास्ट मील लेना चाहिए, और इवन हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए सोने से पहले, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत, मतलब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है बॉडी के लिए। तो मान लो आपने अगर हैवी मील लिया है, आपने बहुत स्पाइसी फूड खाया है, तो आपकी बॉडी सो तो जाएगी कई बार, बट वो लाइट स्लीप में रह पाएगी, वो डीप स्लीप में इतना श्योर। इजीली नहीं जा पाएगी। तो सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले अपना लास्ट मील लेना। और इवन अपने साथ काम को भी नहीं लेके जाना। काफी लोग क्या करते हैं कि वो अपने साथ फोन लेके जाते हैं, अपने साथ टीवी देखने लगते हैं, या फिर हम्म। काम के बारे में सोचते रहता है। और आप अगर अच्छे से सोचो सर, तो मतलब हम काम भी शायद 5 दिन करते हैं 8 घंटे के लिए, बट हम पूरे जीवन भर 80 साल, 90 साल रोज 7 से 9 घंटा, रफली वन थर्ड ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंड इन स्लीपिंग। तो हर राइट। जगह एक प्रोफेशनल स्लीपर तो है ही। तो हमको खुद को ये बताना बहुत जरूरी है सोने से पहले कि भाई स्लीप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, और ये हमारा जॉब है जो हमको रोज करने की जरूरत है। तो एवरीबडी शुड टेल देमसेल्फ कि हम्म। वी आर अ प्रोफेशनल स्लीपर, और लगभग सोने से 1 से 2 घंटा पहले हमको कुछ रिचुअल्स भी फॉलो करने चाहिए। हम काम हटा दें, हम कुछ लोग जर्नलिंग कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बट फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, एक तो आपका रूम बहुत डार्क होना चाहिए सोने से पहले। डार्क रूम हेल्प्स लाइक एनीथिंग, इवन कोल्ड रूम आल्सो हेल्प्स लाइक एनीथिंग।
कमरा थोड़ा ठंडा होना चाहिए सोने के टाइम पे। देन कई लोगों को हॉट बाथ भी काफ़ी मदद कर सकता है, ओके? फिर हमको स्ट्रेस्ड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम क्या-क्या कर सकते हैं? हम रीडिंग कर सकते हैं, हम काम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट हमको काम के बारे में सोचना या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग एंड ऑल, इवन दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो all these things can help like anything, but one another important disclaimer, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो हम्म। ये जनरल लोगों की मदद कर सकता है, बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट स्लीप डिसऑर्डर है तो आपको डेफिनेटली एक प्रॉपर थेरेपिस्ट, एक प्रॉपर न्यूरोसाइंस के पर्सन के साथ या सोमनोलॉजिस्ट के साथ। बट जिनको लगता है कि उनको सही में स्लीप डिसऑर्डर है, उनको मतलब आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग दीज थिंग्स, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई एम एन इंजीनियर। तो उनको ये बातें उनकी डेफिनेटली मदद कर सकती है, बट उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके सही तरीके से अपने स्लीप को फिक्स करें। श्योर, गॉट इट। जस्ट टू समराइज कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई, मैं नोट्स भी बना रहा था कि एक प्रॉपर आपको स्लीप का शेड्यूल होना चाहिए। एक सुबह में जो आप उठो तो सन एक्सपोजर लेना चाहिए 10-15 मिनट के लिए। खाने के सोने के पहले बहुत हेवी मील नहीं लेना चाहिए कुछ घंटे पहले तक, इंक्लूडिंग कैफीन। डिजिटल एक्सपोजर रिड्यूस करना चाहिए सोने के काफी पहले से। कुछ लोगों को हॉट बाथ भी वर्क कर सकता है। और जिस रूम में आप सो रहे हो वो टिपिकली थोड़ा सा कूल हो, थोड़ा सा डार्क हो। और बाकी फिर आप कुछ किताबें पढ़ सकते हो सोने के पहले। एंड वन शुड ट्राई टू बी अ प्रोफेशनल स्लीपर बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर लाइफ। ट्रू ट्रू। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने बहुत अच्छे से मेंशन करी, इवन कैफीन पे भी अपन 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों का कैफीन भी स्लीप डिस्टर्ब करेगा। अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द डे में, मान लो आप 16 आवर्स के लिए अवेक हो, और हम अज्यूम करते हैं कि वो आप मान लो आपका सेकेंड हाफ ऑफ द डे इज 2 AM टू लाइक 2 PM टू 10 PM। तो अगर आप कैफीन उस टाइम पे ले रहे हो तो वो भी आपका स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है। जो मैंने बताया था ना, एडिनोसिन रिसेप्टर सेल्स श्योर पे श्योर, जाके हाँ। बोलते हैं कि सेल को काम डाउन होने के लिए, सेम एडिनोसिन रिसेप्टर पे कैफीन भी अटक सकता है, लेकिन वो कुछ करने के लिए नहीं बोलता है। तो आपने देखा होगा कि लोग कॉफी पीते हैं अलर्ट रहने के लिए, अटेंटिव रहने के लिए, बट कैफीन का या कॉफी का जो हाफ लाइफ है वो 4 से 6 घंटा होता है। तो अगर मान लो आपने 2 बजे भी जो कॉफी पी है, उसका 25 to 35% आपके ब्लड स्ट्रीम में अभी भी है, और वो भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है या आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक लाइट स्लीप में रख सकता है, डीप स्लीप में जाने से रोक सकता है। तो काफी लोगों को या इवन हर जने को जो कैफीन या कॉफी लेना चाहिए वो फर्स्ट हाफ ऑफ देयर डे लेना चाहिए। सेकेंड हाफ ऑफ ओके, द डे में हमको बिल्कुल कैफीन नहीं लेना चाहिए, वो स्लीप पे काफी डिस्ट्रप्शन कर सकता है। दैट इज वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू करेक्टली मेंशन सर। श्योर श्योर। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज न्यूट्रिशन, जो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि उसमें डाइट का पार्ट होता है और हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन में डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, आई थिंक। तो हेल्दी डाइट हम जब बोलते हैं तो हेल्दी डाइट को आप डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज अ हेल्दी डाइट? ओके, इसको हम ऐसा समझते हैं कि हमारी बॉडी को सारे प्रोसेसेस करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ओके? एंड इवन वी कैन डिस्कस कि कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, आपके प्रोटीन आता है, आपका फैट आता है, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर हमारी बॉडी को ये सही से नहीं मिलेंगे तो हम हमारे बॉडी के सारे प्रोसेसेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इट इज अबाउट बैलेंसेस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे मिले और पर्याप्त मात्रा में मिले। अगर दैट इज हाउ योर डाइट शुड बी डिफाइंड, ओके? दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन। लेकिन जो मैंने जनरली लोगों में देखा है कि लोग डाइट को अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने का माध्यम समझने लग गए हैं। आपने देखा होगा कि लोग रेगुलरली चेक करते रहते हैं, अरे आज खाने में क्या बना है या क्या खाने में मिलने वाला है। इवन हमारी सोशल गैदरिंग्स भी अब खाने के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो लोग एब्सोल्युटली। अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने का माध्यम समझते हैं, बट आइडियली इट शुड बी अ मैकेनिज्म जिससे आप आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में दे पाए और सारे न्यूट्रिएंट्स दे पाए। अगर एक भी ढंग से नहीं मिलेगा तो उसका डिस्रप्शन हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। गॉट इट। तो जो हेल्थ और मतलब में जो न्यूट्रिशन जो पार्ट है उसमें जो सबसे आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए मैक्सिमम लोग वर्क करते हैं, मैं भी वर्क कर रहा हूँ, वो है एक वेट लॉस प्रोग्राम। कि हमें कैसे एक वेट लॉस मैनेजमेंट का प्रोग्राम बना पाए जो कि सस्टेनेबल हो इन नेचर। क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि वो वेट लॉस कर लेते हैं, 1 महीने में 4 किलो कम कर लेंगे एंड देन इट विल रिबाउंड। तो अगर एक सस्टेनेबल वेट लॉस प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा,
तो हाउ कैन वन गो अबाउट इट, उस पे क्या थॉट्स है आपके तुम्हारे? ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इवन ये रेगुलर बेसिस पे अगर मेरे पास भी कोई आ रहा है अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो हम 80 to 90% केसेस में उनका वेट ही रिड्यूस करवा रहे होते हैं। तो हम्म। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मे बी आई विल ट्राई टू स्पेंड 5 to 10 minutes ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट आई विल ट्राई टू श्योर। एक्सप्लेन कि एक तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल रहा है उनके क्या क्या काम रहते हैं, उनमें कितना कैलोरीज रहता है, और वेट लॉस का क्या साइंस है। बट अगर मुझे एक शॉर्ट आंसर देना हो, तो इट इज एनर्जी बैलेंस का कंसेप्ट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि अभी जैसे मैं बात भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एटीपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे माउथ में कुछ मसल्स काम कर रही हैं, रेगुलर बेसिस पे ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है। और बिकॉज दिस इज अ कंबशन और एरोबिक एक्सरसाइज, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही है, जो मेरा रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी सिस्टम ऑक्सीजन लेके आ रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन मिलके कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं जिससे एनर्जी बन रही है। दैट इज हम्म। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये एक बहुत अच्छा इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म था आपकी बॉडी का, कि मान लो आपको रोज अपनी सारी गतिविधियां करने के लिए कुछ 2000 कैलोरीज की जरूरत है। अगर आप ओके। बॉडी को ज्यादा भी दोगे, तो बॉडी उनको स्टोर करेगी फ्यूचर नीड के लिए, क्योंकि पहले खाना भी इतना इजीली नहीं मिलता था। तो अगर हम्म। आपने 2000 कैलोरी की जगह 2400 कैलोरी दे दी, तो 400 जो एडिशनल कैलोरी है आपकी बॉडी फैट के फॉर्म में, एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में बॉडी में स्टोर करने लगेगी। क्योंकि हो सकता है अगले दिन सिर्फ 1400 कैलोरी मिले, तब ये 400 कैलोरी हम वहां पे काम में ले पाए। ओके। बट अब श्योर। हुआ क्या है, जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि अबंडेंस और ऑटोमेशन की वजह से हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो गया है, और हमको खाना रेगुलर बेसिस पे ज्यादा मिलता रहता है। हम्म। ओके। तो अगर आप 7700 कैलोरी ज्यादा ले लोगे, तो आपकी बॉडी एडिशनल 1 kg फैट स्टोर करने लगेगी। ओके। 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 इंटरेस्टिंग। तो ये रेगुलर बेसिस पे देखा जाता है कि लोग लगभग 10 से 15 किलो एडिशनल फैट स्टोर करके रखते हैं उनके विसरल फैट के फॉर्म में। देयर इज अ ओके। फैट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक सबक्यूटेनियस होता है, विच इज अ डिसेंट गुड फैट, वो आपके स्किन के जस्ट नीचे होता है। बट विसरल फैट जो होता है वो आपके ऑर्गन्स के अराउंड है, जैसे हमने सुना है फैटी लीवर। तो यही विसरल फैट लीवर में जाके फैटी लीवर कॉज करता है। पेनक्रियाज में जाके ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को अच्छे से काम नहीं करने देता। ये डायबिटीज कॉज कर सकता है काफी केसेस में। टाइप 2 डायबिटीज का मेजर कारण लाइफस्टाइल है, बेसिकली ये श्योर। रेगुलर बेसिस पे देखा गया है। ऐसे ही यही जो फैट है, ये और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को भी जन्म देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी जन्म देता है, विच इज अ प्रीकर्सर फॉर डायबिटीज एंड ऑल। तो हमको ये समझना जरूरी है कि हमारा कैलोरी इन अब रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, बिकॉज अबंडेंस ऑफ फूड। द श्योर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलोरी आउट। जो एक्टिविटी से रिलेटेड हमने बात किया, बट कैलोरी आउट के भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। उसके मेजर 4 कंपोनेंट है। एक बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको बीएमआर बोलते हैं, एक नीट जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, एक एक्सरसाइज रिलेटेड आपका कैलोरी आउटपुट, और एक थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो इस पे भी हम एक एक मिनट सब चीजों पे बात करते हैं। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे भी होती है, तो भी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होता है। आपका हार्ट कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप कर रहा है, आपके लंग्स कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं, आपका दिमाग सोच रहा है, बॉडी को पूरा गवर्न कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये 70 to 80% आपका एनर्जी प्रोडक्शन है दिन का। इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके। फिर आपने देखा होगा कि जैसे काफी लोग बैठे बैठे पैन घुमाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, अगर उठते भी हैं तो बहुत जल्दी से उठता है। हाँ। ये सब आपका है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब ओके। एक्टिविटी रिलेटेड। ये कैलोरी आउटपुट नहीं है, नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी है ये। फिर एक्टिविटी रिलेटेड जो आपका कैलोरी आउटपुट बनता है, जब आप वॉकिंग करें, आप रनिंग करें एंड ऑल। और लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे मैं कई बार से सेंट्रल पार्क में जाता हूँ जयपुर में, तो मैं देखता हूँ कि लोगों ने सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर वॉक किया और उसके बाद वो कचौरी खाने चले गए। तो हम्म। ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का वॉक हार्डली 200 कैलोरी या 300 कैलोरी आपका आउटपुट होगा। हम्म। और जब आप कचौरी खा लोगे या आप जो बाकी हैवी ब्रेकफास्ट ले लोगे, हो सकता है वो 1000-1200 कैलोरी हो। तो ये राइट। एनर्जी बैलेंस वहां पे बिगड़ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि एक्टिविटी में वो बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, वैसा नहीं है। एंड देन चौथा, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, कि खाना जो आप बॉडी को दे रहे हो, वो भी बेसिकली उसको पचाने में, उसको उससे न्यूट्रिएंट्स निकालने में भी बॉडी कुछ कैलोरी बर्न करती है। तो जनरली आप ये सब
इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ कैलकुलेटर्स पे, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पे डाल के, या इनके लिए कुछ बहुत सिंपल फार्मूलेज हैं। इवन आप तो एआई टूल्स भी काम में लेके आप एक रफ अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो कि आपका कैलोरी आउट कैसा रहेगा। और कैलोरी इन के लिए जो हमने बात करी थी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरीज होता है। एक ओके। ग्राम फैट में लगभग 9 कैलोरी होता है। तो आप रफली एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका कैलोरी इन कितना है और आपका कैलोरी आउट कितना है। अब अगर आप रेगुलर बेसिस पे, मान लो आपका कैलोरी आउटपुट 2000 है और आपका कैलोरी इनपुट मान लो 2400 कैलोरी है दिन का, क्योंकि हम हम्म। हैबिट मशीन है तो हम हम्म। रेगुलर बेसिस पे सेम सेम चीजें करते रहते हैं। तो आप 400 कैलोरी का सरप्लस दे रहे हो, तो रफली 20 दिन में ही आप एक एडिशनल किलो फैट गेन कर लोगे। और ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है विद लाइफ। आपका प्रोटीन, आपका मसल्स कम होने लगता है, आपका फैट बढ़ने लगता है, उससे भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे फैट गेन करने लगता है उनके जैसे मेल्स के टमी रीजन में आप देखते हो कि फैट हम्म। सबका ही बढ़ने लगता हम्म। है आफ्टर अ एज। हम्म। तो हमको ये समझना जरूरी है कि अगर हमको फैट लूज करना है या वेट लॉस करना है, तो हमको हमारे कैलोरी इनको कम करना पड़ेगा और कैलोरी आउट को भी हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम 7700 कैलोरी का डेफिसिट बना पाएंगे, हम रेगुलर बेसिस पे कुछ हम्म। कैलोरीज कम लेंगे और कुछ कैलोरीज ज्यादा बर्न करेंगे, तो जब हम 7700 कैलोरी का डेफिसिट बनाएंगे तो हम 1 kg फैट लूज कर पाएंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन ओवर हियर इज कि जब भी आप वेट लॉस करो, आपका फोकस होना चाहिए फैट लॉस पे। और आपको मसल्स को प्रिजर्व करने की जरूरत है, आपकी बॉडी को, लीन मास को प्रिजर्व करने की जरूरत है, इवन उसको बढ़ाने की जरूरत है। वहां पे आपका स्लीप, आपका एक्सरसाइज, आपका प्रोटीन इनटेक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। आपका इवन स्ट्रेस भी रेगुलर बेसिस पे बढ़ा नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी बॉडी हो सकता है मसल ब्रेक डाउन करते रहे, मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाए। तो गॉट जब इट। भी आप वेट लॉस चालू करें, तो ईजियर मैकेनिज्म इज आप थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में जाए, थोड़ा एक्टिव हो जाए, और एक सस्टेनेबल वे में लॉन्ग टर्म गोल बनाए। और इवन आई थिंक देयर आर सर्टेन ऑनलाइन कैलकुलेटर्स, और बेसिकली जैसे आपने जिम में भी देखा होगा, एक बायो इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस नाम की मशीन होती है, वो हम्म। आपको रफ वे में आपका बॉडी फैट परसेंटेज बता सकती है। इवन आप गूगल पे सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज की इमेजेस देख के एक रफ आइडिया लगा सकते हो। खुद को कांच में देखो, लोगों को देखो, तो आपका अगर बॉडी फैट परसेंट 30% है, तो जनरली मेल्स में हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारा बॉडी फैट परसेंट 12 से 20% लेके आ जाए। वो एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज है। रफली 15-16% इज अ वेरी हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज फॉर मेल्स। सिमिलरली फीमेल्स में लगभग इसको 10% आप ऐड कर दीजिए। फीमेल जनरली बॉडी फैट ज्यादा कैरी करती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो वहां पे 22 to 30 इज अ वेरी हेल्दी बॉडी फैट परसेंट। अपन 25% का आइडिया लेके रख सकते हैं। अगर किसी का भी बॉडी फैट परसेंटेज जैसे मेल का 30% है और उसको 15% पे आना है, तो वो एक सस्टेनेबल प्रोग्राम बना सकता है कि कैसे 15% वो ओवर द 6 मंथ लूज कर पाए, हर महीना 2 से 3% लूज कर करके। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। थोड़ा बहुत हमको कोशिश करना चाहिए कि हम इवन क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है उस पर भी बात कर लें, वो भी लोगों को बहुत मदद करेगा बेसिकली। तो हम श्योर। कोशिश करते हैं कि उन पे हाँ भी हाँ, थोड़ा बहुत बात करें। ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने देखा है कि हमारी इंडियन डाइट में मोस्टली हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा होता है। हम रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, हम चावल बहुत खाते हैं। इवन कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जो आपके रिफाइंड फ्लोर्स होते हैं या आपका शुगर होता है, ये सिंपल कार्ब है। ये आपके ब्लड ग्लूकोज को एकदम से स्पाइक करता है, ये बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे होल ग्रेन्स हो गई, पल्सेस हो गई एंड ऑल, या आपकी वेजीज की या फ्रूट्स की सर्विंग हो गई, ये कंपैरेटिवली हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है। तो हमको हम्म। कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंपल कार्ब्स को रिड्यूस करें, इवन रोटी चावल को भी कम करें, हम दालों को बढ़ाएं, होल ग्रेन इंटेक्स को बढ़ाएं, फ्रूट्स एंड वेजीज की अच्छी खासी सर्विंग लें। मैंने ये बहुत रेगुलर बेसिस पे देखा है इंडियन डाइट में कि लोग रोटी चावल ज्यादा खाते हैं और उनका दाल में तो दाल कम होती है, पानी ज्यादा होता है, और उनका सब्जी का इंटेक भी अच्छा नहीं होता। तो हम्म। इवन ये एक सिंपल चेंज भी ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सैटिस्फाइड ज्यादा होता है, उनमें फाइबर ज्यादा होता है, आपकी गट हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। तो अगर आप ज्यादा फ्रूट्स या वेजीज भी खाएंगे, इवन कुछ वेजीज तो 0 कैलोरी होती है, मतलब उनको पचाने में ही आपकी बॉडी ज्यादा मेहनत कर देती है। आप अगर
सैलेड्स अच्छे से खा रहे हो एंड ऑल, तो वो बॉडी की बहुत मदद करेगा। इवन रोटी चावल को थोड़ा कम करने की जरूरत है और दालों को बढ़ाने की गॉट जरूरत इट, है हमारी डाइट गॉट में, या इट, होल ग्रेन्स को गॉट इट। बढ़ाने की जरूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन। जो मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट काफी इंडियंस, लाइक 90% से ज्यादा इंडियंस की डाइट में प्रोटीन काफी डेफिशिएंट होता है। इवन प्रोटीन जिस वर्ड से बना है प्रोटियास, उसका भी हम्म। मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट को ही हमारी बॉडी को अच्छे से नहीं दे रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट हर इंडियन को अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है। प्रोटीन गॉट इज इट, योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। ओके, आपकी बॉडी गॉट को इट। मसल्स प्रिजर्व कराने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, हर ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए, सारी गतिविधियों के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है। और इवन प्रोटीन सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कि एक प्रोटीन एक चीज है। प्रोटीन आर अमाइनो एसिड्स, और देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत होती है सारी गतिविधियां करने के लिए। ये 20 अमाइनो एसिड से डिफरेंट डिफरेंट वे में जुड़ के फोल्ड होके बॉडी के सारे अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, गॉट इट। तो इसमें से 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो बॉडी खुद से नहीं बना सकती, बॉडी को बाहर से ही लेने की जरूरत है। तो जब भी आप प्रोटीन ले, तो एक तो उसका क्वांटिटी भी इनफ होना चाहिए। मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे तब भी हर जने को 1 से 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। और इवन अगर आप एक्सरसाइज करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, जो मैं कोशिश करूंगा लोगों को बताने के लिए कि बहुत जरूरी है, हम बात सबको करेंगे करनी उसके चाहिए। बारे में, हाँ, थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में भी, हाँ। तो वहां पे भी हमको 1.5 ग्राम, और इवन साइंस से कहते हैं कि 1.6 से 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। तो हम्म। क्वांटिटी इतना होना चाहिए, इवन प्रोटीन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। मतलब उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ओके, तो जब भी आप प्रोटीन लें तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और इवन हर जने को, मतलब अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रोटीन पे, तो प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक तो ये बॉडी का इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। फिर जब आप प्रोटीन बढ़ाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आप फुल हो। ओके, इसका सेटाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन का। फिर प्रोटीन का टीईएफ, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, भी काफी अच्छा होता है। मतलब प्रोटीन को बॉडी को काम में लेने के लिए ही बॉडी थोड़ा एडिशनल कैलोरी बर्न करती है। तो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज, और हमको प्रोटीन पे ध्यान देने की जरूरत है। इवन फैट्स में भी मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फैट अगर हम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि फैट इज अ कैलोरी डेंस थिंग, तो हमको एक तो वो रिड्यूस करने की जरूरत है। और इवन हमको हेल्दी फैट्स लेने की जरूरत है। हेल्दी फैट्स क्या होता है? जैसे ऑलिव ऑयल के फैट्स, एवोकेडो ऑयल के फैट, ड्राई फ्रूट नट्स में जो फैट्स पाए जाते हैं, दोज आर हेल्दी फैट। एक टाइप का फैट जिसको बोलते हैं ट्रांस फैट, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, उसको हमको डाइट से पूरा हटा देना चाहिए। काफी केसेस में तली भुनी चीजें ही हमारे काफी बीमारियों का कारण बनती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ वेरियस लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो ट्रांस फैट हमको बिल्कुल हटा हटा देना चाहिए हमारी डाइट से, हमको हेल्दी फैट्स पे रिलाई करना चाहिए। ये तो है कार्ब, बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अराउंड सारी बातें। फिर इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी हमको सारे विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी को बहुत अच्छे से देने चाहिए। उनके लिए भी लोगों को क्या करना चाहिए? उनको सारे टाइप के ग्रीन लीफी वेजीज, सारे कलर की वेजिटेबल्स अच्छे से देनी चाहिए। एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खासकर फीमेल्स के केस में उनको आयरन इंटेक पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। ऐसे ही एक कॉमन जो विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी, मतलब वहां पे भी 90% लोग सिर्फ वन टेस्ट अवे हैं। अगर वो ये हम्म। टेस्ट भी करा लेंगे तो उनको हम्म। साफ साफ दिखेगा कि उनका विटामिन डी भी खराब है, या विटामिन B12 भी खराब है, क्योंकि उनका सन एक्सपोजर अच्छा नहीं है, वो नॉन हम्म। वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं। तो बेसिकली इसका टेस्ट कराना भी जरूरत है। और यहाँ पे काफी लोगों को सप्लीमेंट्स पे रिलाय करना पड़ेगा, खासकर विटामिन डी या विटामिन B12 के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डाइट से रिलेटेड है या सप्लीमेंट से रिलेटेड है, जिसपे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इवन लोगों का वाटर इंटेक भी कई बार कम होता है, जो भी उनको उनके डेली प्रोसेसेस को डिसरप्ट कर रहा होता है। तो वहां पे भी द गोल्डन रूल इज कि आप 8 से 12 कप या ग्लासेस ऑफ वाटर रेगुलर बेसिस पे अपने आप को दें, लगभग 3 से 4 लीटर पानी। देन वन अनदर थिंग इज, जो हम ज्यादा सोचते नहीं है जिस बारे में, हमारा फाइबर इंटेक। बट फाइबर भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मतलब बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस की बहुत मदद करता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट होल ग्रेन्स को लेके, वेजीज को लेके, फ्रूट्स को लेके लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर भी रेगुलर बेसिस पे दें। और एक फर्मेंटेड फूड भी, साफ साफ रिसर्चेस में अब देखा जाने लगा है कि बॉडी के जो गट माइक्रोबायोम है, हम्म। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज जो मैंने
पढ़ी थी और आई वाज शॉक्ड टू सी दिस कि हमारी बॉडी में जितने सेल्स नहीं है उस उतने ही हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या काफी ज्यादा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रह रहे होते हैं जो हमारी हम्म। बहुत सारी चीजों में मदद कर रहे होते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि बैक्टीरिया हमारे लिए बेकार चीज है, जबकि वैसा नहीं है। इवन खाने को पचाने में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी मदद कर रहे होता है और उनको भी फर्मेंटेड फूड और फाइबर उनकी बहुत मदद करता है। तो हमको फर्मेंटेड फूड, बेसिकली कर्ड, योगर्ट, इडली टाइप की चीजें भी रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। ये एक बैलेंस डाइट इस तरीके से बनती है कि जब ये सारी चीजें हम करेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में देंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर उनका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो उनको कैलोरी डेफिसिट में भी जाने की जरूरत है ताकि वो हेल्दी बॉडी फैट परसेंट पे पहुंच सके। गॉट इट, आई होप इट विल इंटरेस्टिंग। हेल्प द ऑडियंस। या तो मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम जो ये कन्वर्सेशन है अक्रॉस डेज कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में कई बार होता है तुम किसी मीटिंग्स में बिजी होते हो, मैं कहीं निकल जाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगले 5-6 मिनट में तुम्हारी एक दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है। तो जस्ट टू काइंड ऑफ रैप दिस न्यूट्रिशन थिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? आई थिंक वील जस्ट स्पीक अबाउट इन 3-4 मिनट्स एंड देन आई थिंक वील कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑन। या ओके, आई थिंक हाँ, ये मैंने मतलब ये सोसाइटी के ट्रेंड्स हैं कि एकदम से कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फेमस हो जाएगा, कभी कीटो बहुत फेमस हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 90% लोगों के केसेस में जब उनको कोई बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, ओके, कुछ केसेस में जब लोग डायबिटिक है वगैरह है, उनको डॉक्टर के कंसल्टेशन में चीजें करनी चाहिए। बट हमको सस्टेनेबल ऑप्शन चुनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कीटो डाइट में देखा जाता है कि उनको 50 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट देना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में उनको 16 या 18 घंटे नहीं खाना होता है, या 5 दिन वो ज्यादा कैलोरी लेंगे, 2 दिन बहुत कम कैलोरी लेंगे, और काफी लोग वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो जो हमने प्रिंसिपल्स अभी तक डिस्कस किए थे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, हेल्दी फैट्स, प्रॉपर फाइबर, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर फर्मेंटेड फूड, दोज आप कैसे डाइट में ला पाए सस्टेनेबल वे में, वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इंस्टेड कि हम इन चीजों पे फोकस करें। आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी लूं तो ये रेगुलर बेसिस पे देखा जाता है कि मान लो हमारा लास्ट मील 8 बजे है और हम ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे कर रहे हैं, तो आप 14 घंटे का फास्ट तो कर ही रहे हो, इसीलिए ब्रेकफास्ट को ब्रेक द फास्ट बोला जाता है। तो हर जना इन वन वे और द अदर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहा है, बट हमको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फीमेल्स में क्या देखा जाता है कि अगर वो सुबह उठ के, मतलब इवन देयर इज अ जेंडर डिफरेंस आल्सो, तो काफी केसेस में ये फीमेल में देखा गया है कि अगर वो अपना पहला मील 11 या 12 बजे ले रही है बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उनका स्ट्रेस लेवल, उनका कॉर्टिसोल एलिवेटेड रहता है, जो ओवर द लॉन्ग टर्म उनको अलग टाइप के इश्यूज जन्म दे सकता है। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट मे बी दिस स्पेसिफिक लाइक कीटो डाइट और इंटरमिटेंट, यू शुड सी योर डाइट एज बैलेंसेस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लस आप क्या सस्टेनेबल अप्रोच बना पाओ जो आप पूरे जीवन भर अडियर कर पाओ, और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कीटो पे जाना है तो मेरी पूरी फैमिली सफर कर सकती है कभी कभार, क्योंकि फिर हर जगह में हो सकता है कार्ब्स कम हो जाए एंड ऑल। तो सस्टेनेबल चीज इन अ गुड वे विच वी कैन अडियर टू इज व्हाट आई जनरली प्रेफर पीपल टू फॉलो। Right, मतलब at the end of the day it should not be punishable for you and your family and people around you, right? That is the basic rule of thumb. ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे जो अपने डिस्कशन के। ठीक है, पॉपुलर कल्चर में जिम जाना काफी पॉपुलर है, मतलब फेमस है। 25 से 30 साल तक तो आपकी मसल्स भी बढ़ रही होती है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी भी अच्छी हो रही होती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होती है, और आफ्टर 60 और 70 लोग बाथरूम में गिर जाते हैं, खासकर फीमेल्स, और उनके हिप बोन टूट जाती है। आप पतले हो जाओगे और फिर जब जिम छोड़ोगे दोबारा मोटे हो जाओगे, तो जिम जाने की जरूरत नहीं। बट उसके बाद एकदम से क्या होता है कि मसल मास धीरे धीरे करके गिरने लगता है। कई लोग जो योगा कर रहे हैं वो बोलते हैं कि जिम की जरूरत नहीं है। तुम मुझे हमेशा बोलते हो कि इंजरीज का थोड़ा ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेंटल हेल्थ को किस तरह से देखते हो तुम? हाउ डू यू लुक एट? फनी है पर थोड़ा ट्रैजिक भी है कि तुमने मुझे बताया कि तुमने एक अपने किसी जान पहचान वाले को बोला कि आप टेस्ट करवा के लाओ। इतने सारे टेस्ट उसने करवाए जितने भी थे, फिर सब टेस्ट में सब रिपोर्ट्स अच्छी आई, तो उसने बोला विजय 15-20 हजार का खर्चा हो गया मेरा, मुझे कुछ तकलीफ भी नजर नहीं आई। फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज लोगों ने कभी टेस्ट करा ही नहीं होता है,